नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज है 17 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं रवीश न्यूज पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज शो। काबुल और कंधार पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स, दर्जनों लोगों की मौत। गाजा में सीज फायर के बावजूद हल्के हमले जारी। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए, जबकि गाजा में इजराइल समर्थकों को दी जा रही है फांसी। यूक्रेन ने क्रीमिया स्थित रूसी ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन की गैस सुविधाओं को तबाह किया। इस बीच ईरानी मीडिया का दावा, तेल अवीव में इजरायली अमेरिकी सीक्रेट बंकर पर मिसाइल हमला किया गया। ये थी कुछ बड़ी सुर्खियां। इसके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो इस वक्त अफगानिस्तान से आ रही है। काबुल पर एक बार फिर से पाकिस्तान के हवाई हमले हुए हैं। यह घटना 15 अक्टूबर की शाम की बताई जा रही है। सरहद पर हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगान इलाकों पर बमबारी की, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। काबुल और कंधार के कई हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर सीमावर्ती इलाकों में कई ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बमबारी इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से भड़क उठा है। 15 अक्टूबर की शाम को हुए इन हमलों के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर फौजों की हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया गया था, लेकिन अफगान सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं स्थानीय सूत्रों का कहना है कि हमलों में साधारण नागरिकों की भी मौत हुई है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कंधार के स्पिन बोल्दक इलाके में अफगान बलों ने पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा भी किया है। हालांकि इस पर किसी पक्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन ताजा हमलों के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। सवाल अब यह है कि क्या यह टकराव सिर्फ सरहद तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में यह पूरा इलाका एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की ओर। गल्फ देशों की तमाम सुलह की कोशिशों के बावजूद हालात एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब एक नई जंग के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं और इस तनाव ने पाकिस्तान के भीतर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल पुथल से जनता का ध्यान पूरी तरह भटका दिया है। अब बात गजा की, जहां जंगबंदी के ऐलान को 3-4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। कब्जे वाली इजरायली सेना की छिटपुट कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी 2 लोगों की मौत की खबर आई है। कहा जा सकता है कि इजराइल के हथियार अभी खामोश नहीं हुए हैं। गजा के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में गोलाबारी हुई है। वहीं गजा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ नई मौतों की पुष्टि की है। इजराइल और हमास के बीच लाशों के आदान प्रदान का सिलसिला भी जारी है। हमास ने 4 और इजरायली नागरिकों के शव रेड क्रॉस के हवाले किए हैं। अब तक कुल 8 शव सौंपे जा चुके हैं, जिनमें से 3 की पहचान उनके परिवारों ने कर ली है। लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि चौथा शव किसी इजरायली बंधक का नहीं, बल्कि एक फिलिस्तीनी नागरिक का है। अब भी करीब 20 शव गजा में पड़े होने की बात कही जा रही है। उधर तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर अदालत में पेश हुए। ये पेशी ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले इजरायली संसद में खड़े होकर नेतन्याहू को माफी देने की सलाह दी थी। इजराइल के राष्ट्रपति हरजोग से उन्होंने कहा था, इसे माफ कर दो। अदालत के बाहर सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि यह मुकदमा इजराइल की लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी है। वहीं नेतन्याहू ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह सब एक राजनीतिक साजिश है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब रुख करते हैं यूक्रेन की तरफ। गजा के बाद अब यूक्रेन से भी कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर
यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूसी कब्जे वाले क्रीमिया के मोरोस्की ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 16 ईंधन टैंकर तबाह हो गए। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने भी इस हमले की पुष्टि की है। स्थानीय मीडिया के अनुसार धमाकों से उठता धुआं 25 किलोमीटर दूर तक देखा गया और अब भी वहां आग सुलग रही है। जो आग इतनी दूर से दिखाई दे उसके पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला रूस की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने की मुहिम का हिस्सा था। वहीं रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन की गैस सुविधाओं पर 3 बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन की सरकारी तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस ने खार्किव, सुमी और चहाइव इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनसे गैस उत्पादन केंद्र और हीट पावर प्लांट गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूक्रेनी अफसरों का कहना है कि रूस सर्दियों में यूक्रेन को ऊर्जा और रोशनी से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सब कुछ दोबारा खड़ा करेंगे। दिलचस्प यह है कि दोनों देश एक दूसरे के हमलों को आतंकी कार्रवाई कहकर पेश कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने काला सागर के अहम बंदरगाह ओडेसा में सैन्य शासन लागू करने का ऐलान किया है। यह वही शहर है जिसे पश्चिमी देशों से आने वाले हथियारों और मदद का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब जेलेंस्की ने ओडेसा के मेयर गेनादी तुर्कानोव की यूक्रेनी नागरिकता खत्म करने का आदेश दिया है। कारण उन पर आरोप है कि उनके पास रूसी पासपोर्ट भी है, जिससे वह अब अपने पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। दोस्तों, अब सुनिए ईरान की एक रिपोर्ट जो 15 अक्टूबर को प्रकाशित हुई और काफी हलचल पैदा कर रही है। इस रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी 12 दिन की जंग के दौरान बड़ा नुकसान पहुंचाया था। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून को हुए मिसाइल हमले में तेल अवीव के अंदर एक गुप्त इजरायली अमेरिकी सैन्य अंदाजा लगाया गया बंकर निशाना बना था, यानी कथित तौर पर यह एक साझा मिलिट्री बंकर था। सवाल उठता है, क्या उस बंकर में सैनिक भी थे? क्या उन्हें कोई नुकसान पहुंचा? इस बारे में न तो इजराइल ने और न ही अमेरिका ने किसी तरह की पुष्टि की है। ईरानी अधिकारियों ने उस वक्त कहा था कि हमला इजराइल की जमीन और हवाई कार्रवाइयों के जवाब में किया गया था और केवल सैन्य व खुफिया लक्ष्य ही निशाने पर थे। दूसरी ओर इजरायली मीडिया पर सख्त सेंसरशिप बरती गई और कुछ क्षेत्रों में रिपोर्टिंग पर रोक भी लगाई गई ताकि संभावित नुकसान सार्वजनिक न हो। फिर भी कुछ स्वतंत्र स्रोतों का कहना है कि उस इलाके पर हफ्तों तक भीषण आग व धुआं देखा गया, यानी कुछ बड़ा एवं भड़का हुआ था। अगर यह दावा सही निकला तो यह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत होगा। साथ ही यह भी मुमकिन है कि यह सब सूचना युद्ध का हिस्सा हो, दोनों पक्ष दबाव बनाने और छवि साधने की कोशिश कर रहे हों। अब लौटते हैं गजा की खबरों पर। पिछले 2 दिनों में वहां हुई फील्ड निर्वाचन यानी मृत्युदंड की घटनाओं पर सवाल तेज हो रहे हैं। हमास के एक स्रोत का कहना है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई उनकी कानूनी जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही यह कदम उठाया गया। बयान में कहा गया कि पूछताछ व सुरक्षा सत्यापन के बाद पाया गया कि वे गद्दार हैं, इसलिए सजा दी गई। इन दावों और प्रतिक्रियाओं के बीच एक बड़ा सवाल यही बचता है, कैसे और किस मानदंड पर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं और इनसे आम नागरिकों की सुरक्षा तथा कानून प्रवाह पर क्या असर पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए गजा की एक और अहम घटना पर। यह बयान उस वक्त आया जब मंगलवार को गजा शहर के मशकी इलाकों में दोगमश कबीले के लोगों और हमास के लड़ाकों के बीच भिड़ंत में कई लोगों की जान चली गई। मृतकों में हमास के सदस्य भी थे और उस कबीले के लोग भी। दूसरी ओर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक सख्त बयान जारी किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमास की तरफ से दी गई फांसियां गजा की आम जनता के खिलाफ की गई आतंकी कार्रवाई है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जर्मनी फिलिस्तीनी नागरिकों को मानवीय सहायता पहुंचाने के अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। अब एक और दिलचस्प लेकिन अभी अपुष्ट खबर सामने आई है। इजरायली मीडिया सूत्रों के मुताबिक गजा में एक नया सशस्त्र संगठन उभरा है जिसका नाम बताया जा रहा है पीपल्स आर्मी फोर्सेस ऑफ नॉर्दर्न गजा। इस नए गुट ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गजा के कई इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और अब वहां लौटने वाले नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था खुद देखेगा। एक वीडियो बयान में इस समूह ने हमास को खुली चेतावनी देते हुए कहा है,
हमारे इलाकाई इलाकों के करीब मत आना, वरना अंजाम की जिम्मेदारी खुद तुम्हारी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि गजा में ऐसे छोटे छोटे गुटों का उभरना इस बात का संकेत है कि हमास की पकड़ कमजोर पड़ रही है और इलाके में अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह रिपोर्ट अहम लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं, क्योंकि सच्ची खबरें तभी जिंदा रहती हैं जब आप उन्हें आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।